नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, भारत सरकार अगले 5 सालों में सीआरपीएफ और बीएसएफ सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अत्याधुनिक हथियारों की खरीद और आईटी बुनियादी ढांचों में सुधार करने के लिए 1523 करोड़ रुपए की मंजूरी उन्होंने दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि सीएपीएफ के लिए आधुनिकीकरण योजना प्लान 4 के तहत की जा रही है, जिससे इनकी परिचालन दक्षता और तैयारियों में सुधार करने में मदद मिलेगी, जिससे कि देश की आंतरिक सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी। ये योजना सीएपीएफ को उनकी ऑपरेशनल आवश्यकताओं के अनुसार अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस करेगी और अलग अलग थिएटरों में उनकी तैनाती के पैटर्न को भी ध्यान में रखते हुए उन्हें उन्नत आईटी सॉल्यूशन भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि LWE एरियाज, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और अंतर्राष्ट्रीय सीमा LOC LAC के साथ उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य जैसे विभिन्न थिएटरों में चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार ने इस क्षमता को बढ़ाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस प्लान में सीएपीएफ के अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और एनएसजी के अलावा असम राइफल भी शामिल है। दोस्तों, डिफेंस एक्सपो को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल डिफेंस एक्सपो 2022 गुजरात में लगना था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसके जो प्रतिभागी हैं उन्हें कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, खासकर की जो लॉजिस्टिक समस्याएं हैं उसकी। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि गुजरात के गांधीनगर में ये 10 से 14 मार्च के बीच आयोजित होगा। पाकिस्तान भारत के खिलाफ अक्सर प्रोपेगेंडे के नई चालें चलता रहता है। ऐसे में एक बार फिर से उसने इस बात का दावा किया है कि उन्होंने भारत की पनडुब्बी को अपने जल क्षेत्र में डिटेक्ट किया है और ये भारतीय पनडुब्बी INS कलवरी है, जिसे उन्होंने ट्रैक किया है। पाकिस्तानी सेना के बयान के अनुसार फ्रांसीसी स्कॉर्पियन श्रेणी पर आधारित भारत की नई कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को 1 मार्च को पाकिस्तानी नौसेना की एक पनडुब्बी रोधी जो युद्धक यूनिट है उसने इसको डिटेक्ट किया और इसे रोका। इसके अलावा पाकिस्तान का मानना है कि ये चौथी ऐसी घटना है पिछले 5 सालों में जिसमें कि उन्होंने भारतीय पनडुब्बी को पकड़ा है। हालांकि भारतीय नौसेना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर आई नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के इस झूठ में कितनी सच्चाई है ये सिर्फ पाकिस्तान जानता है। दरअसल पाकिस्तान को अब भारत से वही डर देखने को मिल रहा है जिस तरीके से यूक्रेन को रशिया से देखने को मिला। हालांकि पाकिस्तान के जो मदरसा के वैज्ञानिक हैं उनको शायद इस बारे में मालूम नहीं है कि क्या भारतीय पनडुब्बी जानबूझकर सतह पर तैर रही थी अपनी सेल्फी लेने के लिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में आज एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जाना है, जिसके बाद FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल पाकिस्तान को लेकर बड़ा फैसला किया जा सकता है। FATF पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और टेरर फाइनेंसिंग पर निगाह रखती है। ये बात आप सब जानते हैं, लेकिन अब संभावना जताई जा रही है कि पाकिस्तान को जून 2022 तक के लिए ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाएगा। FATF का मानना है कि पाकिस्तान ने अतिरिक्त मापदंडों के तहत दिए गए लक्ष्यों को अभी तक पूरा नहीं किया। पाकिस्तान जून 2018 से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी शर्तों को पूरा न कर पाने की वजह से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, पाकिस्तान जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा के प्रस्ताव पर भारत ने एक बार फिर से दूरी बनाई, तो वहीं दुनिया के कई बड़े देशों ने भी इस बारे में चिंता जाहिर की। UNSC के बाद अब UNGA में भारत की ओर से उठाए गए कदम को अब फ्रांस का साथ मिला। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने कहा कि किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि भारत को क्या करना चाहिए। जैसे जैसे संकट ये गहराता जा रहा है, भारत से समर्थन का स्वागत किया जाएगा, क्योंकि भारत की आवाज दुनिया के लिए मायने रखती है। इमैनुअल लेनिन ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ी जिम्मेदारी चाहता है। हमारा देश भारत को UNSC में स्थायी सीट मिलने पर हमेशा से जोर देता रहा है। भारत की आवाज दुनिया में सुनी जाती है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना के 3 और C-17 विमान ऑपरेशन गंगा के तहत रोमानिया और हंगरी के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन से 630 भारतीय नागरिकों को लेकर देर रात हिंडन एयरबेस पर लौटे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन से अब तक 9000 से अधिक नागरिकों को भारत वापस लाया जा चुका है। वहां नागरिकों को कोई दिक्कत न आए, इसके लिए भारतीय दूतावास काम कर रहा है। उन्होंने भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। दोस्तों, भारतीय थल सेना के पूर्व अध्यक्ष सुनील फ्रांसिस रॉड्रिग्स का निधन हो गया। 1990 से 1993 के बीच भारतीय थल सेना का नेतृत्व करने वाले रॉड्रिग्स 88 वर्ष के थे। वे 2004 से 2010 के बीच पंजाब के राज्यपाल भी रहे। भारतीय थल सेना ने ट्विटर पर कहा कि थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे और भारतीय सेना के सभी कर्मी जनरल रॉड्रिग्स के दुखद निधन पर हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने थल सेना में 40 सालों से अधिक की सेवा दी और वे 2 बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में भी शामिल थे। दोस्तों, अगर यहाँ तक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा।
नेवल ग्रुप ने कहा कि वो भारत के डिफेंस एक्सपो में अपने 3200 टन के SMX-31E सबमरीन को प्रदर्शित करेगी और इसे भारतीय नौसेना को भी दिखाया जाएगा। वहीं नेवल ग्रुप 4700 टन की बरकूडा SIN सबमरीन को भी भारतीय नौसेना को पेशकश कर रहा है, क्योंकि ये भारतीय नौसेना की SSN जरूरतों को पूरा कर सकती है। यही नहीं, फ्रांस की गवर्नमेंट ने भारत को एक खुला प्रस्ताव दिया है कि वे इस पनडुब्बी के साथ भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी स्थानांतरित करेंगे, जिसमें कि वे केवल कन्वेंशनल सिस्टम और पार्ट्स की तकनीक भारत को देंगे। हालांकि दोस्तों ये प्रस्ताव अच्छा है, क्योंकि भारतीय नौसेना पहले से ही फ्रांस के साथ मिलकर कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों पर काम कर रही है, जो कि ऑपरेशनल भी हो चुकी है। और यही नहीं, इसके अलावा सुपर कलवरी पर भारत काम कर रहा है और इसीलिए भारत को फ्रांस के बरकूडा सबमरीन्स के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि दोस्तों बरकूडा का जो डिजाइन है वो नॉन न्यूक्लियर SSK है, जिससे बढ़िया है कि हम अपने P-75I प्रोग्राम को ही आगे बढ़ाएं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक टेंडर जारी किया है, जो कि LCA-AF तेजस मार्क 2 के सेंटर फ्यूजलाज के 3 कंपोजिट एक्सटर्नल टूलिंग पार्ट्स के लिए है। बता दें कि कंपोजिट टूलिंग इसका इस्तेमाल रॉ मटेरियल में होगा, खास करके इंजीनियरिंग टूल्स के लिए, जिससे कि एयरक्राफ्ट के पार्ट्स और प्रोडक्ट्स जो कंपोनेंट्स है उनमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इन 3 कंपोजिट एक्सटर्नल टूलिंग पार्ट में है ट्राउजर डक्ट टॉप, सर्कुलर डक्ट टॉप और टॉप स्किन सेंटर शामिल है। और यानी 4 भारतीय प्राइवेट सेक्टर की फर्म ने अपनी बिड्स भी इसके तहत जमा कर दी हैं। भारतीय सेना ने एक बार फिर से 206 UAV वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग UAV के लिए आइडिया फोर्स को ऑर्डर दिया है। बता दें कि ये तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है आइडिया फोर्स के लिए। भारतीय सेना पहले भी कुछ संख्या में इन UAVs को खरीद चुकी है। बता दें कि अब ये जो रिपीट ऑर्डर दिया गया है, इससे भारत चीन सीमा पर तेजी से निगरानी करने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 4 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी, जो कि मेक 1 कैटेगरी के तहत थी और इनमें लाइट टैंक प्रोग्राम भी शामिल है। और आपको मालूम है कि LNT और कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट 35 टन के एक टैंक पर काम कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर मेन बैटल टैंक पर आधारित होगा। LNT ने इसके लिए 105 mm की टरेट को जॉन कैनल डिफेंस से मंगवाया है। वहीं कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट रशिया के V92S2 पावर पैक का इस्तेमाल करेगी इन लाइट टैंक के शुरुआती प्रोटोटाइप में। और जब इसका प्रोडक्शन वर्जन आएगा, उसमें सारे जो उपकरण होंगे वो स्वदेशी रूप से विकसित किए जाएंगे। दोस्तों भारत सरकार ने मेक 2 कैटेगरी के तहत 5 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। हालांकि सरकार ने कहा कि प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए हम इसके लिए फंड नहीं देंगे, इसके लिए इन्हें ये फंड खुद ही लगाना पड़ेगा। आपको बता दें कि इनमें अपाचे और चिनूक के लिए फुल मोशन सिमुलेटर है, वेरिएबल रोबोटिक इक्विपमेंट फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस है, इंटीग्रेटेड सर्विलांस एंड टारगेटिंग सिस्टम फॉर मैकेनाइज्ड फोर्स है और ऑटोनॉमस कॉम्बैट व्हीकल है। और इस प्रोजेक्ट में जैसे कि मैंने कहा कि जो फंडिंग होगी शुरुआत में डिफेंस इंडस्ट्री खुद लगाएंगी। तो दोस्तों ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।